बिहार में रहने वाली ये औरत कोई जिंदा औरत नहीं बल्कि एक भूत है। यकीन मानिए अगर आपको ये मजाक लग रहा है तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यही मामला है बिहार का कि ये जो औरत है ये 4 महीने पहले मर चुकी है और इसका पति इसी का खून करने की वजह से पिछले 3 से 3.5 महीनों से जेल के अंदर बंद है। आज का ये इंसिडेंट एक लाइव एग्जाम्पल है इंडिया के ज्यादातर हिस्सों के सिस्टम फेलियर का, कैसे खुद से बनावटी बातें आगे बताई जा सकती हैं और कैसे हमारा सिस्टम, हमारे ऑफिशियल्स एक इंसान की जिंदगी खराब कर सकते हैं। इंसिडेंट की शुरुआत होती है बिहार के मोतिहारी से, जहां पे एक फैमिली रहती थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम था रंजीत कुमार। फैमिली रंजीत के लिए एक लड़की ढूंढ रही थी क्योंकि उसकी शादी की उम्र हो गई थी। इसी के चलते जब आसपास में देखा जाता है तो एक फैमिली उनको मिलती है। फैमिली में एक लड़की जिसका नाम गुंजा, और ये लड़की सारी की सारी फैमिली को बहुत पसंद आती है। इसी के चलते बातें आगे बढ़ाई जाती हैं और इवेंचुअली थोड़े ही टाइम में, क्योंकि रंजीत पढ़ा लिखा था, काम धंधा भी ठीक ठाक ही था, पैसे भी कमा ही लेता था, इसी के चलते गुंजा की फैमिली अग्री हो जाती है और रंजीत से उनकी फरवरी में शादी करवा दी जाती है। इसके बाद शादी के बाद का समय बहुत अच्छा बीतता है, उसी तरह से जिस तरह से एक नई शादी किए हुए जोड़े का समय बीतता है। लेकिन इस शादी को 1 से 1.5 महीना होने के बाद से ही रंजीत की फैमिली ने नोटिस किया, जब रंजीत काम के सिलसिले से बाहर होता था, उन्होंने नोटिस किया कि जो उनकी बहू है गुंजा, वो अपने फ़ोन पे ज़्यादातर बिजी रहती है। कभी कभार वो कॉल पे किसी से बात करती है तो कभी कभार वो वैसे ही इंटरनेट सर्फिंग करती रहती है। शुरुआत में उनको लगता था कि एक लड़की जो कि अपनी फैमिली छोड़ के आई है, शायद उसको भी किसी तरह का एंटरटेनमेंट चाहिए, शायद वो अपनी फैमिली से बात करती रहती है, कोई पुरानी सहेलियां होंगी उनसे बातचीत करती रहती है। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और वो नोटिस करना शुरू करते हैं कि ये जो बातें थी ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। मतलब कुछ मिनटों की बातें अब घंटों में बदल चुकी थी। और जब भी वो अपनी बहू के एक्सप्रेशंस देखते थे, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता था जैसे उसकी बात करने का तरीका इस तरह से है जैसे वो अपने लवर से बात कर रही हो। अब उसका लवर तो एक ही था जो कि था रंजीत। लेकिन जब उन्होंने रंजीत से कंफर्म किया तो उनको पता चला कि रंजीत से उसकी इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं होती। मतलब जितने घंटों वो फ़ोन पे लगी रहती है, रंजीत उस समय ज़्यादातर बिजी हुआ करता था, या फिर कभी कभार अगर रंजीत का घर पे फ़ोन आए तो फैमिली पूछा करती थी कि क्या बहू से तुम्हारी बात हुई, तो रंजीत ये भी कहता था कि 1 से 2 दिन हो गए हमें बात किए हुए। लेकिन इस दौरान भी गुंजा ज्यादातर बिजी ही रहती थी। अब धीरे धीरे जो फैमिली को लग रहा था शायद वो अपने कंफर्ट के लिए लोगों से बात करती है, अपनी फैमिली से बात करती है, वो कंफर्ट अब शायद शक में बदल चुका था। फैमिली को ये लगना शुरू हो गया था कि शायद ये किसी और से बातें करती रहती है। वो बहुत सस्पिशियस थे। इसी के चलते वो अपने बेटे रंजीत से भी शेयर करते हैं। लेकिन रंजीत भी इस बात को हवा में उड़ा देता है, क्योंकि जितना समय वो गुंजा के साथ रहता था उसके लिए लाइफ सॉर्टेड थी, सब कुछ अच्छा था और उसकी वाइफ उसे बहुत प्यार कर रही थी। वो नहीं समझ पा रहा था कि इतनी जल्दी ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं। खैर, थोड़ा समय और बीतता है और अभी तक जो रंजीत की फैमिली देख रही थी गुंजा में, वही रंजीत भी देखना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो घर छुट्टी आए हुए थे, वो देखते हैं कि उनकी वाइफ बहुत दूर बैठ के उनसे फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी और एक्सप्रेशंस बिल्कुल उसी तरह के जैसे वो अपने किसी प्यार करने वाले से बातचीत कर रही हो। ये बात कहीं ना कहीं रंजीत भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। इसी के चलते जब उनको लगता है कि शायद ज़्यादा हद हो गई है तो वो गुंजा के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि अगर तुम्हें घर वालों की याद आती है तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाता हूँ, घर पे मिला लाता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं समझ सकता हूँ तुम दूसरे घर में आई हो तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन गुंजा का मानना इससे अलग था। वो हर चीज़ के लिए मना कर देती है। वो कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब इसी वजह से रंजीत के दिमाग में भी शक पैदा होना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं उनको भी लगनी शुरू हो जाती हैं चीज़ें वही जो उनके घर वाले कहा करते थे। थोड़ा समय बीतता है और अरेंज्ड मैरिज वाले ये पति पत्नी थोड़े और कंफर्टेबल होते हैं, जिसके बाद रंजीत गुंजा का फ़ोन चेक करना चाहते थे। लेकिन ना तो गुंजा अपना पासवर्ड शेयर करती थी और ना ही अपना फ़ोन चेक करने के लिए रंजीत को दिया करती थी। वो उनको हमेशा ये झांसा देती थी कि क्या आपको मुझ पे यकीन नहीं है? अगर यकीन नहीं है तो मैं फ़ोन नहीं दिखाऊंगी। अगर आपको यकीन ही नहीं है तो इन बातों को करने का फ़ायदा क्या है? रंजीत अब इस सिचुएशन में थे कि वो फ़ोन चेक किए बिना रह भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनको देखना था कि जो उनके दिमाग में चल रहा है कहीं वो सब कुछ सच्चाई तो नहीं है, और ना ही वो उसका फ़ोन चेक कर सकते थे, क्योंकि एक ट्रस्ट की बात थी, नई नई शादी की बात थी और कहीं ना कहीं कुछ ट्रस्ट इसी तरह से बिल्ड होते हैं। रंजीत बहुत बुरी तरह से फंस चुके थे। इसी के चलते कभी कभार उनकी लड़ाइयाँ भी होती रहती थी, बहस भी होती रहती थी। लेकिन इस सब के बीच कहीं ना कहीं रंजीत इस बात को मानना नहीं चाहते थे, या फिर ये कहें कि अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वक्त बीतता है। फरवरी में ये शादी हुई थी,
जिसके बाद मंथ आता है जुलाई का। 3 जुलाई की वो रात जो रंजीत के लिए और उसकी फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा भयानक थी। रंजीत की रात में नींद खुलती है अचानक से। समय 12:30-1 बजे के आसपास का था। जब वो अचानक से देखते हैं तो उनकी जो पत्नी थी वो उनके साथ पीछे नहीं सो रही थी। वो आसपास देखते हैं, वॉशरूम में देखते हैं, सराउंडिंग्स में देखते हैं, लेकिन कहीं भी गुंजा का कोई भी पता नहीं था। इसी के बाद वो भागते हैं, अपनी फैमिली को उठाते हैं और फैमिली वाले चेक करना शुरू करते हैं आसपास, लेकिन फिर भी उनको गुंजा कहीं भी नहीं मिलती है। अब इसके बाद कुछ पड़ोसियों को जो कि ट्रस्टवर्दी थे, जिनसे ये बातें शेयर की जा सकती थी, उनको कॉल लगाया जाता है, उनसे डिस्कस किया जाता है, लेकिन पड़ोसियों ने भी गुंजा को कहीं भी नहीं देखा था। सबके सब लोग मिलकर गुंजा को ढूंढना शुरू कर देते हैं। सबके सब लोग बहुत डरे हुए थे, स्पेसिफिकली रंजीत और उसकी फैमिली। वो डरे भी थे और कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि कहीं उनके दिमाग में जो चल रहा था वो सच तो नहीं हो गया। खैर, इसके बाद वो पास ही का एक सीसीटीवी कैमरा था, उसकी फुटेज चेक करना शुरू करते हैं। जब 3 जुलाई के रात 12:07 की एक फुटेज सामने आती है, जिसमें जो गुंजा थी वो उसी गली से होके निकल रही थी। थोड़ी सी डरी हुई थी, सहमी हुई थी और साथ ही बहुत ही ज्यादा स्पीड में निकल रही थी। वो इस फुटेज को देख ही रहे थे कि उनकी नजरों के सामने ही गुंजा ओझल हो जाती है। अब उनके पास एक प्रूफ था कि गुंजा जहां भी गई है अपनी मर्जी से गई है। बिना देरी किए अगली ही सुबह यानी कि 3 जुलाई की ही सुबह वो पास ही के मोतीहारी के ही अरेराज पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और वहां पे अपनी वाइफ की मिसिंग होने की कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। वो पुलिस वालों को बताते हैं कि उनके पास एक रात की फुटेज भी है, जिसमें उनको सामने दिखाई दे रहा है कि गुंजा कैसे अकेली ही उस गली से निकल रही है। अब पुलिस वाले इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेते। वो उसको सिंपली बताते हैं कि कहीं ये तुमने तो नहीं किया सब कुछ, और जो फुटेजेस की तुम बात कर रहे हो उनको छोड़ दो, वो सारा का सारा काम पुलिस का है, पुलिस अपने आप देख लेगी, तुम बस घर जाओ, तुम खुद भी ढूंढते रहना और पुलिस भी कोशिश करेगी। अब फुटेजेस के लिए पुलिस ने बोल दिया था कि ये सारा का सारा काम पुलिस का है, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाए जाते हैं। देखते ही देखते 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं और 4 दिन बीत जाते हैं। लेकिन 4 दिन बीतने के बाद ही यानी कि 7 जुलाई 2025 को गुंजा की जो फैमिली थी वो सेम ही पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और एक एफआईआर दर्ज करवाती है। ये जो एफआईआर थी ये थी रंजीत के अगेंस्ट। उनका मानना था कि जो कुछ भी उनकी बहन के साथ या फिर उनकी बेटी के साथ हुआ है, यानी कि गुंजा के साथ हुआ है, वो किसी और ने नहीं बल्कि रंजीत ने ही किया था। उन्होंने वायदा किया था रंजीत की फैमिली को 1,80,000 रुपए देने का, जो वो नहीं दे पाए और इसी वजह से रंजीत ने ये सब कुछ किया। इसके अलावा रंजीत उसको मारता था, पीटता था और इस इंसिडेंट से पहले रंजीत ने ही उसको अगवा किया, यानी कि गुंजा को अगवा किया, और उसके बाद वो उसको दूर कहीं लेके उसने खून कर दिया। उसके बाद उसकी लाश को कहीं दफना दिया या फिर कहीं फेंक दिया। इसी के बाद ये लाश किसी को भी नहीं मिली। अब दूसरी तरफ पुलिस का रवैया देखिए। ठीक है, एफआईआर हुई है, आपको पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन कोई एविडेंस नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई प्रूफ नहीं, लेकिन फिर भी वो रंजीत को अपनी कस्टडी में लेते हैं, उसकी रिमांड भी लेते हैं। इस सब के बावजूद जब रंजीत एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि शायद उसने कुछ किया ही नहीं था, अगर किया भी था तो भी उसने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद रंजीत ने ये सब कुछ झेल लिया था। जिसके बाद पुलिस हिरासत खत्म होती है और रंजीत को जेल भेज दिया जाता है। ना तो लाश मिली थी, ना ही खून करने वाला कोई भी हथियार मिला था, और ना ही ये श्योर थे अभी तक पुलिस वाले कि लाश है भी या नहीं, गुंजा मर चुकी है या फिर जिंदा है। ये कुछ भी पता ना होने के बावजूद भी रंजीत को जेल भेज दिया गया। देखते देखते वक्त बीतता है और 3 महीने बीत जाते हैं। रंजीत की फैमिली अपनी पूरी की पूरी सेविंग्स कोशिश करते हैं कोर्ट में लगाने की, ताकि उनके बेटे को बेल मिल सके, लेकिन जिस तरह से ये केस पुलिस की तरफ से बिल्ड किया गया था, रंजीत को किसी भी तरह की बेल मिलती ही नहीं है। घर वाले परेशान थे कोर्ट के चक्कर लगा लगा के, और वहीं बेटा जो कमाने वाला था वो जेल की सलाखों के पीछे था। हालांकि रंजीत ने और उनकी फैमिली ने उनको बार बार ये भी बताया कि उनके पास एक एविडेंस है जिसमें उन्होंने क्लियरली देखा है सीसीटीवी फुटेज में कि जो गुंजा है वो अकेली ही जा रही है रात के समय। पड़ोसियों ने भी ये बताया और साथ ही कैमरा की रिकॉर्डिंग में भी चेक किया गया कि उसके बाद रंजीत अपने घर से बाहर निकला ही नहीं था। तो आखिरकार कैसे रंजीत को अरेस्ट कर लिया गया था? आप इमेजिन कीजिए रंजीत का माइंडसेट या फिर उनके साथ जो चीजें हो रही थी, किस तरह से उनको परेशान किया जा रहा था। एक ऐसी चीज के लिए उनको फंसा दिया गया था जिसके लिए शायद वो खुद ही एक विक्टिम थे, लेकिन यहाँ पे एक कल्प्रिट देखे जा रहे थे। इसके अलावा अड़ोस पड़ोस में बदनामी अलग से हो रही थी कि इस इंसान ने इस तरह से अपनी पत्नी के साथ किया है। जब तक चीजें प्रूफ नहीं हो जाती, लोगों को सच बताना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ही रंजीत की फैमिली के साथ भी हो रहा था। इसके अलावा जो भी उनकी सेविंग्स थी सब की सब वो उड़ा चुके थे रंजीत को बेल दिलाने के लिए। और सबसे बुरी बात, उनका बेटा पिछले 3 महीनों से जेल में था।
एक वो बेटा जो कि उनके घर का मेन इनकम सोर्स था, जो उनके घर के लिए ज़्यादा पैसे कमा के लाता था, उनका खर्चा उन्हीं की तरफ से चल रहा था। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि क्या वो अगर जेल से रिलीज हो भी जाते तो उसके बाद उनको जॉब मिलती भी या नहीं। अब इस तरह के केसेस में होता ऐसा है कि पुलिस को 90 दिनों के बाद एक चार्जशीट दाखिल करनी पड़ती है, जिसमें उनको ये सब कुछ बताना पड़ता है कि किस तरह से ये चीज़ें हुई हैं, उनके पास किस तरह के प्रूफ्स हैं, और उसके बाद केस का ट्रायल चलता है। 90 दिनों के बाद पुलिस एक चार्जशीट दाखिल भी करती है, बहुत सारे पेजेस की एक चार्जशीट जिसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया गया होता है। हालांकि ना लाश मिली थी, ना फिर से मैं आपको बता दूं जिस हथियार से मारा गया था वो मिला था, और ना ही ये श्योरिटी थी कि लाश है भी या नहीं, और ये भी अभी तक श्योर नहीं था कि ये सब कुछ रंजीत ने ही किया है या नहीं। लेकिन इसके बावजूद एक चार्जशीट बन जाती है जिसमें यह बताया गया था कि 3 जुलाई को रंजीत ने ही अपनी बीवी के साथ ये सब कुछ किया, उसको मारा पीटा और उसका खून कर दिया, जिसके बाद उसकी लाश को कहीं फेंक दिया, जो कि आज तक किसी को मिली नहीं है। वो वैसे भी अपनी पत्नी को दहेज के लिए मारता रहता था, जो कि फुलफिलमेंट नहीं हुई थी जो बात उन्होंने की थी। इसके अलावा उन्होंने गवाह लगा दिए थे गुंजा की फैमिली वाले, और उसी की बिना पे ये चार्जशीट दाखिल की गई थी। आप इमेजिन कीजिए एक इंसान जो कि खुद विक्टिम है बेचारा, उसके साथ इस तरह की चीजें हो रही हैं जो शायद ही कोई इंसान झेल पाए। खैर, अब चार्जशीट दाखिल हो जाती है। बिहार के मोतिहारी कोर्ट में ही ये मामला चलने वाला था, सुनवाई होने वाली थी। लेकिन इससे पहले ही जो रंजीत हैं उनकी फैमिली को एक कॉल आता है नोएडा से, क्योंकि उनके गांव के बहुत सारे लोग अक्सर इन एरियाज में जाते रहते हैं, दिल्ली नोएडा इन एरियाज में घूमते रहते हैं जॉब्स के लिए, और बहुत सारे लोग ये भी जानते थे कि आखिरकार गुंजा है कौन। इसी के चलते कुछ लोगों ने एक चीज नोटिस की, उन्होंने देखा कि नोएडा में गुंजा का भूत घूम रहा था। मतलब इसी तरह से रंजीत की फैमिली को कॉल करके बताया गया उनके पिता को कि उन्होंने अपनी नज़रों के सामने गुंजा का भूत देखा है। अब वो बहुत श्योर थे, उन्होंने बार बार पूछा, और श्योरिटी मिलने के बाद वो भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस को बताते हैं कि इस तरह से जो उनकी बहू है असल में वो मरी ही नहीं है, वो जिंदा है और वो नोएडा में है। यहाँ पे पुलिस का काम इस तरह से होना चाहिए था कि सरकारी खर्चे पे उनको अपनी ही गाड़ी लेके नोएडा जाना चाहिए था, रंजीत की फैमिली में से किसी को लेके जाना चाहिए था पहचान करने के लिए, और इसके अलावा कुछ भी जो खर्चा होना था वो गवर्नमेंट की तरफ से होना था। लेकिन पुलिस हर चीज को डिनाई करती है और उनको कहती है कि ठीक है, हम आपके साथ चलेंगे, आप एक गाड़ी बुक कीजिए, उसके अलावा जो भी बाकी के इंतजाम करने हैं वो आप कीजिए, और जब ये सब कुछ हो जाए तो हमें बताइएगा आप। हालांकि रंजीत की फैमिली के पास अभी पैसे बचे भी नहीं थे, उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी हुई थी, लेकिन फिर भी रंजीत के पिता चाहते थे कि उनका बेटा जेल से बाहर आए। इसी के चलते जैसे तैसे वो एक गाड़ी बुक करते हैं, पुलिस वालों को बुलाते हैं, जिसमें पुलिस वाले उनके साथ सच में नोएडा पहुंचते हैं। घंटों का सफर करने के बाद जब नोएडा पहुंचा जाता है तो वहां पे उसी इंसान से मिला जाता है जिसने फोन करके रंजीत की फैमिली को ये सब कुछ बताया था। अब वो इंसान उनको एक पते पे लेके जाता है, एक अपार्टमेंट में लेके जाता है। ये दरवाजा जैसे ही नॉक किया जाता है, दरवाजा खुलते ही हर इंसान शॉक्ड था। दरवाजा खोलने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि गुंजा थी, और उसके साथ एक और लड़का था। अब उन दोनों को वहां से बिहार लेके जाया जाता है। ये जो फुटेजेस आप देख रहे हैं ये उसी समय की हैं, लेकिन किसी भी तरह से गुंजा के चेहरे पे कोई भी रिग्रेट नहीं है। खैर, इसके बाद इनको बिहार पहुंचाया जाता है और कहानी सुनी जाती है कि आखिरकार ये सारा का सारा मैटर है क्या, और रंजीत क्यों आखिरकार बेचारा इतने महीनों से जेल की सलाखों के पीछे है। गुंजा उनको बताती है कि गुंजा 2023 में एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी जो कि उनके पड़ोस का ही लड़का था, और ये लड़का नोएडा में ही नौकरी करता था। लेकिन जब बात शादी की आई थी तो उसकी फैमिली ने उसको बहुत प्रेशराइज किया, जिसके चलते जल्दी जल्दी में उसकी शादी रंजीत से हो गई। शादी तो हो गई थी लेकिन वो अपने प्यार को भुला नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती गई। जब वो घर पे अकेली होती थी अक्सर अपने लवर से बात करती रहती थी, और ये बातें करने की वजह से प्यार फिर से जिंदा होने लग पड़ा, और देखते देखते उन्होंने प्लानिंग की एक साथ रहने की। इसी के चलते 3 जुलाई को उन्होंने प्लानिंग की थी कि रात को गुंजा अपने घर से निकल जाती है, उसका जो लवर था वो भी वहीं पे आया था, जिसके बाद दोनों मिलते हैं और नोएडा वापस शिफ्ट हो जाते हैं, किसी भी इंसान को बताए बिना। कोई नहीं जानता था कि आखिरकार गुंजा है कहाँ और क्या वो कर रही है, जिंदा है या मर गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गुंजा अपने लवर के साथ खुशी खुशी रह रही थी। खैर, होपफुली जब तक आप ये स्टोरी सुन रहे हैं तब तक रंजीत को बेल मिल गई होगी। रंजीत जेल की सलाखों के बाहर होंगे और शायद उनको वो रिस्पेक्ट अब मिल जाए जिसके वो हकदार हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ मामले दर्ज किए जाएंगे गुंजा पे और उसके लवर पे। हालांकि वो इतने संगीन नहीं होंगे, इस तरह से इतने महीने उनको जेल के अंदर नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन फिर भी शायद कहीं ना कहीं
थोड़ा इंसाफ रंजीत को भी मिलेगा। अगर आप इस तरह से किसी भी रिलेशनशिप में हैं तो शादी करके दूसरे इंसान की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। यही मैसेज गुंजा को क्लियरली मिलना चाहिए। इस तरह की पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए। इस तरह के इंसिडेंट्स दिखाते हैं हमारे सिस्टम के फेलियर को। एक केस जिसको बहुत ढंग से ट्रीट किया जाना चाहिए था, सारे एविडेंस उनके सामने थे। गुंजा किस तरह से रात को अकेली जा रही थी वो सामने उन्होंने बार बार पुलिस वालों को दिखाया, लेकिन पुलिस वालों को किसी भी चीज़ पे कोई यकीन नहीं था। उनको था तो बस ये कि जैसे तैसे हो ये केस खुद ही निपट जाए, और वैसे ही शायद हो भी चुका था अगर ये नोएडा से कॉल ना आया होता। खैर, इस तरह के इंसिडेंट्स शेयर करने से हमारा मोटिव किसी के इंटेंशंस को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम चाहते हैं कि दुनिया अवेयर हो, लोग जाने कि किस तरह के इंसिडेंट्स लोगों के साथ हो रहे हैं, ताकि अगर आपके सराउंडिंग में कोई ऐसी चीज़ हो रही हो तो आप उसके लिए अवेयर रहें। अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।